तो आज पढ़ेंगे अपन, है ना? बस डिस्कस नहीं करेंगे आज। तो इंटीग्रेशन चल रहा है हमारे ना। तो हम आ गए थे शायद। सवाल दिया था क्या करने के लिए? अच्छा, बोलो कौन सा दिया था। एफ एक्स इजिकल कौन सा दिया था? अच्छा, वो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस है, वो सवाल दिया था मैंने ना। हाँ, तो उसमें हम अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके इंटीग्रल जानते हैं। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और सेक, इन सबके इंटीग्रल जानते हैं हम। सेक स्क्वायर का भी जानते हैं, कोसेक स्क्वायर का भी जानते हैं, सेक एक्स टेन एक्स का जानते हैं और कोसेक एक्स कोट एक्स का भी जानते हैं। तो इन्हीं इंटीग्रल का इस्तेमाल करना है अपने को। तो उसमें लिखा हुआ था कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, कॉस ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, ये ऐसे लिखा हुआ था ना। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जो एंगल नीचे है ना वो ऊपर होता, काश मान लो ये ऐसा होता, तो फिर दिक्कत नहीं आती कैलकुलेट करने में। ये ऐसे लिखा हुआ होता तो फिर दिक्कत नहीं आती। क्या करते हैं, उसको एक्सपेंड कर देते हैं अपन। उसमें फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो कॉस से कॉस बी और प्लस साइन है साइन बी, और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं ना। तो इस कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाता। तो कॉस है तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और साइन है कांस्टेंट रहेगा। और ये क्या बन जाएगा, टेन एक्स बन जाएगा। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कॉस से तो बाहर निकल जाएगा, डीएक्स आ जाएगा। और ये बाहर निकल जाएगा, और टेन एक्स का इंटीग्रल हम जानते हैं एलन सेक एक्स। तो ये ऐसा होता तो दिक्कत नहीं आती। यही हमें क्रिएट करना है एक्चुअली। ऐसा ही हम चाहते हैं। तो ऐसा चाहने के लिए मतलब ये ऐसे का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला एंगल है वो समय और डिफरेंस में आना चाहिए। नीचे वाला एंगल भले ही नहीं आया लेकिन ऊपर वाला एंगल समय या डिफरेंस में होना चाहिए, ताकि एक्सपेंड करें और अलग अलग करके निकाल सकें अपने ना। तो वही हम चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, या तो मैनिपुलेशन कर दो, या तो ऐसे लिख दो आई इज इक्वल टू ये कॉस ऑफ एक्स माइनस ए एन प्लस ए। इसको ऐसे लिख दिया हमने, ताकि वो एंगल क्या लिखा हुआ है, एक्स ही लिखा हुआ है वो। अभी भी वो एक्स है, बस इसको एक्सपेंड कर दो आप। याद आएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए डीएक्स। पर इसको एक्सपेंड कर देंगे और सेम कंसेप्ट लगा देंगे अपने ना। तो इसमें क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी। तो एक कॉस तो कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। फिर माइनस साइन ए साइन बी। तो साइन के नीचे कॉस है तो क्या बनेगा, वो टेन बन जाएगा। और साइन ए कांस्टेंट रहेगा, साइन ए टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस ए। और ये डीएक्स की जगह डीएक्स आ जाएगा। बस अब इंटीग्रेट कर दो उसको ना, टेन का इंटीग्रल हम जानते ही हैं ना। टेन आ जाए कोट आ जाए उसका इंटीग्रल जानते हैं। अब यहां से क्या आएगा, कॉस से तो बाहर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स इंटू कॉस ए माइनस साइन ए को मैं बाहर निकाल लूंगा। और टेन का इंटीग्रल एलन ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक ऑफ एक्स माइनस ए। अब ठीक है, एंगल एक्स नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन लीनियर था। और एक्स का जो कोफिशिएंट था वो भी कितना था, यूनिटी था। बस ऐसा आंसर आ जाएगा प्लस ए। ठीक है ना, ऐसा आंसर निकाल लेंगे। या फिर इसमें ऐसा कर सकते थे हम, वैसे हम चाह रहे थे भाई ये एंगल तो डिफरेंस में नहीं आया है, ऊपर समय डिफरेंस आया है। तो एक्स माइनस ए को टी मान लो आप, एक्स माइनस ए बराबर टी। तो उससे डीएक्स बराबर कितना आ जाएगा, डीएक्स बराबर डी टी आ जाएगा। और पूरे सवाल को टी में लाना है। तो अब की बार आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल हो जाएगा कॉस ऑफ व्हाट इज एक्स, टी प्लस ए। तो टी प्लस ए आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, कॉस टी। और व्हाट इज डी एक्स, डी टी। और तो वही इसको एक्सपेंड कर देंगे, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। वापस टी की जगह एक्स माइनस, हो सकता है कुछ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस आए। जैसे अगर मैं यहाँ इंटीग्रेट करूंगा ना, तो यहाँ टी को से आएगा। टी का मतलब एक्स माइनस से को से आएगा। जैसे यहाँ एक्स को से आ रहा है, तो वहाँ एक्स माइनस ए कॉस ए आएगा। तो एक्स माइनस ए का जो माइनस ए को से था ना, उसी में चला जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, अदरवाइज दिखने में डिफरेंट होगा। वो अपन कांस्टेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने नीचे ऊपर समय डिफरेंस आना चाहिए था, तो वो क्रिएट किया और कैलकुलेट करके निकाले। लिखिए नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2x अपॉन साइन 5x और साइन 3x।
dx, ये इंटीग्रेट करना है। sin 2x अपॉन sin 5x माइनस sin 3x। टिक्नोमेट्री में क्या है, एंगल बड़े ध्यान से देखा करो आप, एंगल बड़े ध्यान से देखने चाहिए, है ना। और हम चाहते हैं हमारे पास नीचे साइन है, तो ऊपर कैसे करें अपन। हो गया। तो क्या करें, उस 2x को लिख दिया 5x माइनस 3x, 2x को लिख दो 5x माइनस 3x, तो तैयार कर रखा है 2x उन्होंने ना। तो i इज इक्वल टू, उस 2x को लिख दिया हमने ऐसे, साइन ऑफ 5x माइनस 3x। बस साइन 2x को डिस्टर्ब नहीं किया मैंने, और बस यहाँ इसको एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड करने पर जो है हमारे पास अलग अलग कर देंगे इसको। तो एक साइन एक कॉस आएगा, पहले आएगा साइन 5x कॉस 3x, तो साइन 5x कट जाएगा, है ना। एंड व्हाट डू वी गेट, कॉट ऑफ 3x, सही लिख रहा हूं ना मैं, कॉट ऑफ 3x। फिर माइनस, अब आएगा कॉस 5x साइन 3x, तो साइन 3x कट जाएगा, और कॉस अपॉन साइन कॉट ऑफ 5x। बस ये कॉट का इंटीग्रल हम जानते ही हैं। और एंगल x नहीं है तो कोई बात नहीं, एंगल लीनियर है, बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे अपन, बस इसको इंटीग्रेट कर दो आप। तो ये कितना आ गया, ln ऑफ साइन 5x, अब x का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, माइनस ln ऑफ साइन, एंड दिस इज 5x, और x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया, प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट सवाल, फिर लिखो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी dx, कॉस ऑफ x माइनस ए एंड कॉस ऑफ x माइनस बी dx, ये इंटीग्रेट करना है हमें। 1 अपॉन कॉस x माइनस ए एंड कॉस ऑफ x माइनस बी। तो इसमें ध्यान से देखें, हम ये तीसरा सवाल कर रहे हैं इस तरह का। एक बार पहला सवाल जो था वो मैंने घर पे करने के लिए दिया था आपको, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, तो ऊपर क्या है, हम कुछ ना कुछ एंगल समय डिफरेंस में क्रिएट किया। फिर सेकंड सवाल किया, फॉर्चुनेटली वहां पर 2x लिखा हुआ था, और उसको फटाफट 5x माइनस 3x कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो, ये जो एंगल है इनका जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट है, इन दोनों एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट है। हमारे पास ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो 1 हम अगर किसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल एक्स ही हमारे पास है।
तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, ऐसा भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम कई बार ऐसा भी कर सकते हैं, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे डिवाइड भी करेंगे। लेकिन अगर मैं किसी वेरिएबल टर्म को रिड्यूस करूंगा तो या तो उसका पर्पस बताओ मुझे, भाई इससे फायदा होने वाला है, वरना हम क्या करें, हम ऊपर जो है वो ये दोनों एंगल जो है इनका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। अब चाहे वो डिफरेंस इसमें से इसको माइनस कर दो तो बी माइनस ए आएगा, या उसमें से इसको माइनस करें तो ए माइनस बी आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऐसा क्रिएट कर लिया, जैसे अभी 2x था ना हमारा वो ऊपर, तो ऊपर साइन 2x लिखा हुआ था फॉर्चुनेटली। तो हमने क्या किया था कि वो साइन 2x को क्या लिखा था, नीचे के जो दो एंगल थे उनके डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही नीचे के दो एंगल है, इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है हमारे पास, मैंने इसको ऐसे लिख दिया x माइनस ए और x माइनस बी माइनस एक्स माइनस बी, ये मैंने ऐसे लिख दिया ना। अब लग रहा है नीचे कॉस है तो ऊपर कॉस आना चाहिए। देखो कॉस से फायदा नहीं होगा, नीचे दो कॉस हो ना तब भी ऊपर साइन चाहिए हमें, नीचे दो साइन हो, अभी नीचे दो साइन वाला सवाल किया था ना हमने, उसमें तो चलो साइन 2x लिखा हुआ था, लेकिन वहां नीचे दो साइन थे तो ऊपर साइन बनाया हमने, तो साइन ने वर्क किया, यहां भी दो कॉस है तो ऊपर अभी भी साइन बनना चाहिए, तभी फायदा होगा। अगर नीचे एक साइन और एक कॉस होगा तो फिर ऊपर कॉस का काम आएगा, फिर ऊपर कॉस काम आएगा हमारे। जैसे एक टर्म साइन का होता है, एक टर्म कॉस का होता, जैसे मैं यहाँ साइन कर दूं मान लो, तो फिर ऊपर साइन हमारा काम नहीं आता, फिर कॉस ही काम आएगा। वो अभी समझ में आ जाएगा आपको ना। तो हमने क्या करा, कॉस की जगह साइन क्रिएट कर दिया है यहाँ। ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, साइन बी माइनस ए से, तो साइन ए बी माइनस ए से क्या करो, डिवाइड कर दो, साइन बी माइनस ए से मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा, ये मैंने डिवाइड कर दी, ठीक है ना। मतलब इसको एक्सपेंड कर दो, तो ये तो ऑलरेडी चलेगा हमारे पास 1/साइन। अब उसको a माइनस बी लिख लो या b माइनस लिख लो, एक ही बात है, यहाँ फॉर्मूला लगा दो। तो क्या आएगा देखो, साइन a और कॉस b, तो कॉस x माइनस बी कट जाएगा, क्या बचेगा, टेन एक्स माइनस ए बचेगा। तो दिस इज टेंजेंट ऑफ x माइनस ए, ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x माइनस माइनस। अब क्या आएगा, कॉस a साइन b, तो साइन तो कट जाएगा, सॉरी कॉस तो कट जाएगा, अब क्या बचेगा, टेंजेंट ऑफ x माइनस बी बचेगा। आ रहा है समझ में, ये x माइनस बी बचेगा। बस अब इनके इंटीग्रल हम जानते ही है ना, इनके इंटीग्रल हम जानते हैं ना। तो ये इसको एक बार मैं लिखता हूं पूरा चाहो तो, ये साइन ऑफ x माइनस है, साइन है कॉस बी और माइनस कॉस है साइन बी, कॉस ऑफ x माइनस है एंड साइन ऑफ x माइनस बी, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो नीचे दोनों कॉस थे ना, तब भी देखो साइन काम आएगा। अगर ये दोनों नीचे साइन होते, अगर ये साइन होता ये भी साइन होता, तब भी साइन ही वर्क करता, क्योंकि अगर ये दोनों साइन होते ना तो ये कॉर्ड बनते, लेकिन काम साइन ही आता ऊपर, इन दोनों एंगल के डिफरेंस का साइन ही काम आएगा। समझ पा रहे हैं बात, अगर दोनों कॉस हैं तब भी ऊपर साइन काम आ रहा है। हाँ लेकिन अगर एक साइन एक कॉस होता, मान लो ये ऐसा होता, मान लो ये इस तरह, ये तो हमारा तो काम चल जाएगा अभी, इसको तो आंसर निकाल लेंगे हम। मान लो ये ऐसा होता हमारे पास, एक साइन एक कॉस होता, यहां साइन कर दो आप, अब ये काम नहीं करता, क्योंकि अगर एक साइन एक कॉस है तो एक बार तो कट जाएंगे एक साथ, वहां फायदा नहीं होगा, वहां वापस टेन और कॉट क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम चाह रहे हैं टेन कॉट अलग अलग आए, समझ रहे हैं। तो एक साइन एक कॉस था तो ऊपर क्या काम करता, कॉस काम करता। कॉस में क्या है, दोनों कॉस एक साथ आएंगे, दो कॉस एक साइन एक कॉस, तो एक कट जाएगा, समझ रहे। फिर दोनों साइन और नीचे एक साइन एक कॉस, तो फिर एक कट जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है, आगे समझ में। तो जब दोनों साइन हो तब भी साइन चाहिए, दोनों कॉस हो तब भी साइन चाहिए। हाँ एक साइन एक कॉस हो फिर ऊपर कॉस की रिक्वायरमेंट आती है ना, फिर मुझे कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस से मल्टीप्लाई करना पड़ता और डिवाइड करना पड़ता। क्लियर हो गया होगा शायद मेरे हिसाब से ना। मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो इंटीग्रेट करके हम जानते हैं 1/, ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ बी माइनस ए आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज एलन ऑफ सेक ऑफ एक्स माइनस ए, और वो कितना आ जाएगा, सेक ऑफ एक्स माइनस बी। समझ में आ गया ना कैसे लिखा मैंने, लॉग एम माइनस लॉग एन आ जाएगा और उसमें फॉर्मूला लगा देंगे प्लस सी एस आ जाएगा। जैसे ये हम क्या सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में भी करते हैं अपने, इनफैक्ट शायद टिग्नोमेट्री की शीट में सवाल होगा 11th क्लास की शीट में ना, इस तरह का सवाल आता है, वो लिखो एक सवाल, वहां ये कंसेप्ट लगाते हैं वरना। जैसे एक सवाल आता है, इफ a1 a2 a3 if a1 a2 a3 up to ends on an are different terms of an AP, ये सवाल अपनी शीट में था पहले, फिर जेई में आया था, जस्ट जेई में आने के बाद शीट में हटा दिया फिर है ना। वो एक ही सवाल दो बार हो जाता है वरना फिर है ना, क्योंकि संख्या सवालों की बहुत सारी हो जाती है आजकल, तो रिपीटेशन कोशिश करते हैं, हटा देते हैं उसमें से ना, हर बार नया सवाल आए। इफ a1 a2 a3 ends on an are in AP with d as common difference, with d small d as common difference,
with small d as common difference, with small d as common difference, then find the sum sigma sin d upon sin of n minus 1. फाइंड दिस सम. किस सम में निकालना होता है ना, ये अपने ट्रिग्नोमेट्री की शीट में देखना, घर जाके ना लिख लो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की शीट घर जाके देखनी है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, उसमें एक सवाल मिलेगा आपको ना. ये सवाल हमें निकालना है ना, मतलब इसमें n बराबर ए एन प्लस 1 से ए एन कर लो, उसमें ए एन प्लस 1 से ए साइन ए एन ये सम निकालना है अपना. अब सम निकालने, जब भी सम निकालना आता है ना, तो सम निकालने के 7 तरीके जानते हैं हम. सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में 7 तरीके पढ़ाए जाते हैं आपको सम निकालने के. एपी का सम निकाल सकते हैं, जीपी का निकाल सकते हैं, एजीपी का निकाल सकते हैं. कई बार जीपी में के साथ में एपी नहीं होती, जीपी के साथ में ऐसी टर्म्स आती हैं जिनके डिफरेंस या डिफरेंस के भी डिफरेंस एपी में आ रहे होते हैं या जीपी में आ रहे होते हैं. तब भी सम निकालने का तरीका वही होता है कि जीपी का कॉमन रेशियो लो, मल्टीप्लाई करो, एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर दो. तो ये 4 तरीके हो गए. पांचवा तरीका होता है मेथड, पांचवा तरीका होता है कि हमारे पास जनरल टर्म हो, उसमें सिग्मा लगा दो, और सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब के फॉर्मूला लगा दो. सिग्मा एन की पावर 4 का भी फॉर्मूला जानते हैं, वो लिखा रखा है आपको हमने ना. उसके बाद 6 तरीका होता है कि अगर जनरल टर्म हमारे पास नहीं है तो या तो ध्यान से देख कर निकाल लो, या मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करके जनरल टर्म निकाल लो, और एक बार जनरल टर्म आई सिग्मा लगा दो और सब निकल जाएगा. लास्ट और अल्टीमेट तरीका होता है 7, कि जब हम सिग्मा भी नहीं लगा सकते तो उस एनएट टर्म को स्प्लिट कर देते हैं डिफरेंस ऑफ 2 के अंदर. उस एनएट टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है डिफरेंस ऑफ 2 के अंदर, और इस तरह से डिफरेंस करते हैं कि भाई टर्म्स जब जोड़ते हैं तो कटती जाती है और फाइनल आंसर फिर निकल जाता है ना. तो ये हमें निकालना है ना, मतलब ऐसे ही वो मैं बता रहा था आपको. अब जैसे ये साइन है, अब ये साइन 2x था ना हमारे पास, इन्होंने साइन डी लिख रखा है ना. अब ये एपी की टर्म्स है, तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस क्या है, इन दोनों टर्म का डिफरेंस डी होगा, क्योंकि टर्म कंसेक्यूटिव है. ऊपर साइन डी तैयार कर रखा है उन्होंने. अब वो डी को हम अपने हिसाब से लिख देंगे, उसको मैं डी को कभी a2 माइनस ए वन कर दूंगा, कभी मैं उसको a3 माइनस ए टू कर दूंगा, और कभी उसको मैं an प्लस 1 माइनस ए एन कर दूंगा ना, और वो स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होते हमारा काम चल जाएगा. जी ऐसे लिखा, मेरी बात समझ में आ गई. इस डी को मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, क्योंकि डी अगर कॉमन डिफरेंस है तो डी का मतलब हो गया a2 माइनस ए वन, डी का मतलब हो गया a3 माइनस ए टू, और डी का मतलब हो गया an प्लस 1 माइनस ए एन. ऐसा निकालना है. तो जैसे अगर मैं इसको लिखूंगा ना तो इस समय से आ जाएगा, ये इसको पहले से लिख लो आप. साइन ए डी को ऐसे लिख लिया मैंने, डी को लिख लिया मैंने an+1 माइनस ए एन. आ गया समझ में, ऐसे लिख दिया बस सब. बस वो नीचे साइन थे ना दोनों, तो ऊपर साइन ही काम करा. इनफैक्ट अगर ये कॉस होते तब भी साइन डी काम आता है मेरे ना, मेरी बात समझ रहे हैं, तब भी साइन डी मेरे काम आता है ना. लेकिन हाँ, अगर एक साइन एक कॉस होता तो फिर ऊपर में कॉस ही चाहिए होता है ना. पर अब तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है ना, अलग अलग होता जाएगा और एक करते जाएंगे ना. और इसको चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं पहले हम. ये एन बराबर 1 से लेकर एन बराबर है ना, कितना आ जाएगा देखो आप, ये साइन ए कॉस बी, तो आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट ऑफ an+1. सही बोल रहा हूँ, ये ऐसा आ जाएगा ना, साइन ए और कॉस बी, तो नहीं कॉट आएगा, कॉट एन आएगा ना, कॉट एन आएगा ना, तो कॉट एन आ जाएगा, ये कॉट एन. फिर अब की बार आएगा कॉट ऑफ an+1. बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्म्स कटती जाएंगी और हमारा काम चल जाएगा ना वैसे ना. और अगर वो साइन डी लिखा हुआ नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, साइन डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता, साइन डी से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता. मतलब वो समझने वाली बात है, दो साइन हो दो कॉस हो, डिफरेंस में मिलाना हो तो मुझे ऊपर साइन चाहिए होता है ना. एक साइन एक कॉस होगा तो फिर ऊपर कॉस लाना पड़ेगा. मतलब उसको निकाल लेंगे ना, तो कॉट ऑफ a1 माइनस कॉट ऑफ a2 आ जाएगा ये, फिर कॉट ऑफ a2 माइनस कॉट ऑफ a3 आ जाएगा. समझते ना, आते हैं ना इस तरह के सवाल हमारे पास, इस तरह के सवाल आते हैं, हमें ये करते हैं अपने ना. अब लास्ट में क्या रख रहे हैं हम, एन रख रहे हैं, तो ये कॉट ऑफ कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, और माइनस कॉट ऑफ an+1 आ जाएगा. बस इन सबको जोड़ दो आप, तो जोड़ने पर ही हट जाता है हमारे पास ना, और ये आंसर आ जाता है इस फॉर्मूले. तो ऐसे ही वो दो साइन हो तो साइन चाहिए,
दो कॉस हो तो भी साइन चाहिए, एक साइन एक कॉस हो फिर ऊपर कॉस ही होता है अपने को, और उसको फिर इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं ना। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, लिखो आप। इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/√3 sin x प्लस कॉस एक्स, √3 sin x प्लस कॉस एक्स, ये इंटीग्रेट करना है ना। हो गया। इस तरह की फॉर्म देखते हैं क्या करते हैं, अंडर रूट a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ना, और हम जानते हैं ये साइन में भी कन्वर्ट हो सकता है और ये कॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब वो जो आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो कोसेक बन जाएगा, और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो सेक बन जाएगा, और सेक और कोसेक दोनों का इंटीग्रल जानते हैं अपने ना। तो क्या करेंगे, अंडर रूट a² + b² से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज अंडर रूट a² + b²? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 से डिवाइड कर दिया, और √3 sin x और प्लस कॉस एक्स। अब क्या करते हैं, इस 1/2 को क्या करते हैं, अंदर ले जाएंगे, इस 1/2 को अंदर ले जाएंगे ना, और जैसा भी चाहो वैसा बना दो उसको, तो 1 इस 1/2 को अंदर ले गए हम। तो मान लो मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस π/6, कॉस एक्स साइन π/6, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस π/6। सही बोल रहा हूँ क्या? और कॉस में कन्वर्ट करना चाहो तो कॉस ऑफ x माइनस π/3 बन जाएगा, कॉस ए कॉस π/3, साइन एक्स साइन π/3, फिर कॉस ऑफ x माइनस π/3 बन जाएगा। पर इसको ऊपर ले जाओ आप, तो 1/2 की जगह 1/2 है, एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ कॉसेक ऑफ x प्लस π/6 आ जाएगा ना। अब कॉस का एंगल भले x नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन लीनियर है, और उसमें भी x का कोएफिशिएंट क्या है, यूनिटी है, तो बस हम जानते हैं इसका इंटीग्रल है ना। 1/2 की जगह 1/2, तो ln मॉडुलस ऑफ टेंजेंट ऑफ x/2, जो भी ये x है उसका x/2 कर दो, x/2 प्लस π/12। और एक और जानते हैं ना हम, और एक और जानते हैं माइनस ln ऑफ कोसेक x प्लस कॉट x, तो उसमें x की जगह x प्लस π/6 रख देता, या फिर माइनस, या फिर ln ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, वो भी आ जाएगा आंसर। क्या हुआ, नींद आ गई थी? हाँ, मतलब नींद आ गई थी, मतलब यूं है ना। हाँ, तो अलार्म अलार्म नहीं है क्या? हाँ, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो हिम्मत करके तो आया बच्चा, कोई बात नहीं है ना भाई, इसको डर तो था कि बाहर निकाल देंगे, है ना, फिर भी आ गया, तो हिम्मत का साथ देना चाहिए अपने को। नहीं, कभी लेट भी नहीं होता वैसे बच्चा है, आज मैंने पहली बार लेट देखा है इसको, वरना आके बैठा हुआ मिलता है हमेशा यहाँ। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा ना, तो हम वो अल्टीमेट तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस ln कोसेक x प्लस कोट x का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं, और उसमें x की जगह x प्लस 5/6 रख देंगे, वरना ln ऑफ मॉड 10x/2 का यूज कर लिया हमने ना। तो ये हम ऐसे इंटीग्रल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सवाल लिखें, इंटीग्रल ऑफ 1/4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, इंटीग्रेट दिस। हो गया, बस वो सिंपल लिखा हुआ है, cos 3x लिखा हुआ है वो, और cos sec 3x हो गया, sec 3x का इंटीग्रल जानते हैं ना हम। बस वो लीनियर नहीं है तो कोई बात नहीं, लीनियर तो है लेकिन वो दिस इज sec ऑफ 3x, पर अब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ना, तो sec x का इंटीग्रल जानते हैं ना हम। एक तो हम जानते हैं दिस इज 1/3 आ जाएगा, और उसके बाद क्या लिखे, ln ऑफ मॉडुलस ऑफ sec x प्लस 10x, सही लिखा है ना। एक तो ऐसा लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला याद करने का तरीका होता है भाई, एक और जानता हूं मैं ना, तो 1/3 की जगह 1/3 ln ऑफ मॉडुलस ऑफ टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस x/2, तो π/4 प्लस x/2, व्हाट इज x/2? 3x/2। और तीसरा वाला तो आसान है, फिर माइनस साइन लगा दूंगा,
और sec x माइनस 10x कर दूंगा ना। तो जो फॉर्मूले आते हैं वो लिखते रहा करो, हैबिट में, तभी याद रहेगा। हो सकता है मल्टीपल में एक में ये लिखा हो, एक में ये लिखा हो ना, तो ऐसे हम यूज करके निकाल सकते हैं ना। नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं ना, लिखो आप। सब्स्टिट्यूशन चल रहा है मतलब हमारे, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो अलग हो गए, उसके बाद टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो नेक्स्ट फॉर्मूले लिखते हैं अपन, जिनका इस्तेमाल करके सवाल करेंगे। फर्स्ट है इसमें इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² dx। नो डाउट टेन इनवर्स की फॉर्म होगी इसमें ना, क्योंकि अगर मैं इसको a को 1 कर दूं तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल होता है 1/a एंड टेन इनवर्स ऑफ x/a, 1/a टेन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। और इसमें a को पॉजिटिव यूज करते हैं ना। वैसे तो जो a यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिख दो, अगर यहाँ नेगेटिव लिखो तो यहाँ भी नेगेटिव लिख दो, लेकिन वो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने a को पॉजिटिव लिख दिया है ना। समझ रहे हैं? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 4 लिखा हुआ हो, मान लो ऐसे लिखा हो। अब इसमें a क्या है, 2 भी है और -2 भी है, तो 2 लिखूंगा मैं उसको है ना। मैं -2 लिखूंगा तो यहाँ भी -2 लिख दूंगा और यहाँ भी -2 लिख दूंगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, वापस +2 हो जाएगा, ताकि कंफ्यूजन नहीं है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा दिया। पॉजिटिव लेके चलेंगे अपन दोनों। तो क्या आंसर आना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, 1/a और इंटू टेन इनवर्स ऑफ x/a, x/a आ जाए, ये इसका आंसर आ जाना चाहिए ना। मैं बताऊंगा भी कैसे आता है, याद तो रखना पड़ेगा बताने के बाद भी ना, थोड़ा सा देखने की कोशिश कर लेंगे ना, और याद रख ले तो अच्छी बात है ना, वो बताने का टाइम भी बच जाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली यूज तो फॉर्मूला ही करना है अपने को ना। तो एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/a टेन इनवर्स ऑफ x/a, ये शायद मैंने लिखा रखा है आपको, ये फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, इंटीग्रल ऑफ 1/x² - a², ये लिखवा रखा है ना, क्लास में करवा भी रखा है मैंने आपको ना। ये फॉर्मूला लिखो, हाँ साथ के साथ ही लिख दिया हमने दोबारा फिर ये, ताकि भाई प्लस होगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा और इसमें लॉग की फॉर्म बन जाएगा, तो 1/2a इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ x - a x + a, दोबारा फिर लिख दिया मैंने ना, ताकि सिमिलरिटी रहेगी दोनों में ना। इसको ऐसे लिख लेंगे अपने ना। और अब a बराबर 1 था तो पहले भी लिखा था हमने ना, थर्ड पर आ गए हम। थर्ड में इंटीग्रल ऑफ 1/√a² - x², √a² - x² dx क्या आता है, साइन इनवर्स ऑफ x/a। इसमें 1/a नहीं आता है ना, ये ध्यान रखना है, इसमें 1/a का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे टेन इनवर्स में आया ना 1/a, यहाँ 1/a नहीं आता है ना। दिस इज ओनली साइन इनवर्स ऑफ x/a, साइन इनवर्स ऑफ x/a। फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास 1/√mod x इंटू x² - a²। वो तो इन सब में पहले 1 लिखा रखा था मैंने आपको, 1 था तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये साइन इनवर्स बन गया, ये क्या बनेगा, सेक इनवर्स। इसमें लेकिन 1/a आता है ना, 1/a सेक इनवर्स ऑफ x/a n + c, इसमें 1/a आ जाता है हमारे पास, तो ये 1/a आ जाता है इसके अंदर। तो एक तो बिना अंडरूट के हो गया, प्लस वाला, और एक माइनस वाला है ना। एक बार अंडरूट में आया a² - x², और अपन ये भी लिख सकते हैं 1/√x² + a², एक ये भी लिखेंगे और एक ये भी लिखेंगे ना, 1/√x² - a² dx। ये तीनों तो पहले भी लिखे थे हमने ना, ये पहले नहीं लिखे थे हमने ना, अंडरूट वाले पहले नहीं लिखे थे ना। तो इसका इंटीग्रल होता है ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस अंडररूट ऑफ x² + a² प्लस c, प्लस है ना, तो यहाँ प्लस आ गया ना, माइनस में माइनस आ जाएगा बस, ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडररूट ऑफ x² - a² प्लस c। रोज याद करना है इनको ना, ये कम से कम इस तरह कर सकते हैं, क्लास शुरू होने के पहले 2 मिनट पहले देख लें इनको ना, और आंखें बंद करके बोलते रहे इनको ना, मिक्स हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। और अगर ये बेस्ट फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपन, दिमाग कितना ही हो इंसान के अंदर भले ही, दिमाग की जरूरत है, ये याद होने के बाद भी दिमाग लगेगा, लेकिन अगर ये याद नहीं है तो फिर दिक्कत ही आएगी बहुत ज्यादा। अब इसमें देख सकते हैं अपन कैसे आता है, चाहे तो मैं एक आध बता देता हूँ आपको ना। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था हमने ना, वहां मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखाए थे आपको ना, लिखाए थे कि अगर अंडररूट a² - x² है तो मुझे क्या पुट करना चाहिए, x = a sin थीटा, x = a cos थीटा। अंडररूट ऑफ x² + a² है, x = a tan थीटा या x = a cot थीटा। अंडररूट ऑफ x² - a² है, x = a sec थीटा या x = a cosec थीटा, है ना। तो ये अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ आ जाए हमारे पास, हाँ a - x अपॉन a + x, कहीं ऐसा लिखा आ जाए, अब क्या पुट करना चाहिए, x = a cos 2 थीटा पुट करना चाहिए। ये सब हमने देखा था वहां पर ना, आप एक बार देख सकते हैं अपनी कॉपी चाहे तो दोबारा है ना।
दोबारा लिखवाने के बाद फिर भूल जाओगे आप, मैंने लिखवा ही रखा है आपको, आपको थोड़ा पता ही है कि ऐसा होता है, ऐसा यूज करके भी देखा है हमने। तो दोबारा लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस कागज को देख सकते हैं एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, चाहे तो दोबारा फिर यहाँ लिख सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन करके अपने हाथ से चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं यहाँ, थोड़ी जगह छोड़ दो आप, और उनको देखकर एक बार सारे सब्स्टिट्यूशन दोबारा लिख लेना आप, ताकि एक बार अपने हाथ से लिखोगे तो याद भी हो जाएगा ना, अपने बार लिखे हुए है ना। तो बस ये सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इनको निकाला जाता है ना। जैसे मान लो ये मैंने बता रखा है क्लास में निकाल के आपको ना, तो इसको देखते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको देखता हूँ निकाल के ना, इसको देख, वो अगर मॉड लगा हुआ नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इंडेफिनिट है, तो मॉड लगा हुआ तो भी कोई दिक्कत। तो इसमें क्या करें, पुट कर दें एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा, इसमें ऐसे पुट कर देते हैं ना, एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा। ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, आई इजिकल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, भाई वो इंटीग्रल कैसे आ गया ना, तो अंडर रूट ऑफ, या तो फिल कर लो, या तो ए बराबर 1 रख दो, ए बराबर 1 रख के फिल कर लो कि भाई वो सेक इनवर्स एक्स आ जाता है ना, लेकिन वो एज इट इज लाना हो तो निकाल सकते हैं। क्या पुट करना है हमें, एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा, एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा पुट करना है। अब स्टार्ट यहां से नहीं करते, हम स्टार्ट यहां से करते हैं, थीटा इजिकल टू सेक इनवर्स हो एक्स पाई ए, ताकि थीटा के बारे में जानकारी रहे हमारे पास, ताकि थीटा के बारे में जानकारी रहे ना। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखनी चाहिए ना। देखो एक्स ए तो हो नहीं सकता, अगर एक्स बराबर ए होता तो व्हाट इज सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, पाई बाई 2 को हटाना पड़ता है ना, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लेकिन कब होता है, जब वन से इन्फिनिटी में भी इंक्रीजिंग होता है, और माइनस इनफाइनाइट से -1 में भी क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। वो अलग अलग इंटरवल लिखने करते हैं, एंड करके लिखना पड़ता है हमें, इट इज इंक्रीजिंग इन 1 टू इन्फिनिटी एंड माइनस इनफाइनाइट से -1, क्योंकि अगर यूनियन करके लिख देंगे तो दिक्कत आती है ना। क्या दिक्कत आती है, माइंड में चल रही होगी आपको, सेक इनवर्स का डायग्राम पता है हमें, डेरिवेटिव में पता ही है ना। तो ये इसकी रेंज हमारे पास एक्स बराबर ए नहीं हो सकता, तो व्हाट इज सेक इनवर्स 1, 0, तो इसलिए ए हो नहीं सकता, तो 0 नहीं लेंगे और पाई भी नहीं लेंगे ना, और पाई बाई 2 नहीं लेंगे ना, पाई बाई 2 तो होता ही नहीं कभी है ना, क्योंकि हम जानते हैं एक्स ए नहीं हो सकता, इनफैक्ट एक्स माइनस ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स माइनस ए होगा तो सेक इनवर्स -1 आ जाएगा, और सेक इनवर्स -1 इज पाई, ये डायग्राम बनता है ना सेक इनवर्स का, ये डायग्राम ऐसे बन जाता है सेक इनवर्स का, पाई बाई 2 के बराबर कभी होता नहीं है, और सेक इनवर्स का डायग्राम इस तरह से बन जाता है हमारे पास, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेक इनवर्स, ये डायग्राम ऐसे बन जाता है इसमें। ये ऐसे ही याद रहते हैं, मतलब जरूरत नहीं है तो भी बोलो आप, ठीक है सेक इनवर्स सामने आ गया, आपने आपका टेस्ट ले लो, भाई मैं भूल गया क्या है, मुझे याद है क्या ना। टाइम बहुत लगता है लेकिन इन चीजों में, अब जैसे मान लो भूल गया तो फिर देखना भी पड़ता है क्या हो गया ना, फिर उसको कुछ दिन तो याद भी रखना पड़ता है, तभी चीजें याद रहती है ना, वरना याद रहता ही नहीं है ना, कोई भी इंसान हो उसको ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया याद रहता है, ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो ये रख दिया हमने, अब यहाँ अब इस पूरे सवाल को थीटा में लाएंगे हम, तो थीटा में लेके आ जाओ, तो उसके लिए डीएक्स निकालना पड़ेगा हमें, तो डीएक्स इजिकल टू ए सेक थीटा टेन थीटा, दिस इज ए सेक थीटा एंड टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ए सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से निकाल लो बस इसको, और निकालने पर कितना आ जाएगा, दिस इज, हाँ यहाँ से हम बोल सकते हैं कितना आएगा, आई इजिकल टू, ऊपर आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा आ जाएगा डी थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास मॉड है, तो कितना लिख दिया उसको ना, ज्यादातर अपन बात कर नहीं सकते, थीटा है तो सेक के अंदर तो कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो कितना आएगा हमारे पास, दिस इज मॉड है, मॉड ऑफ सेक थीटा, लिख दो मॉड ऑफ सेक थीटा है ना, मॉड लगा हुआ है तो ना, क्योंकि थीटा के बारे में जानकारी है अपने पास अप्रोप्रिएट। अब ये कितना आएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा -1, टेन स्क्वायर थीटा, तो मॉड टेन थीटा लिख दिया उसको मैंने ना, है ना, उसको लिख दिया मैंने मॉड ऑफ टेन थीटा, डी थीटा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। अब ए को तो पॉजिटिव मान के चल रहे हैं अपन, तो मॉड ए को तो ए लिख देंगे, है ना। अच्छा एक और आएगा ना मॉड ए, एक और आएगा, तो एक तो एक मॉड ए और आ जाएगा, तो मॉड ए हो जाएगा ना, तो एक तो काट देंगे यहाँ पर, एक को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं अपन, तो मॉड ए को क्या लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, तो 1/a तो बाहर आ गया हमारे पास, तो ये आई इजिकल टू 1/a तो बाहर आ गया, और ऊपर लिखा हुआ है सेक थीटा टेन थीटा, ऊपर लिखा हुआ है सेक थीटा टेन थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, स्मॉड सेक थीटा और मॉड ऑफ टेन थीटा लिखा हुआ है ना। तो इसको एक साथ लिख सकता हूं मैं चाहूं तो, सेक थीटा टेन थीटा लिख सकता हूँ ना सर, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई को मॉड एक्स इंटू वाई लिख सकता हूँ। अब इसमें यह है कि भाई हमारे पास थीटा 0 से पाई में है, तो 0 से पाई के अंदर सेक थीटा इंटू टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे कह सकता हूँ मैं बाद में, वो प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं ना, क्योंकि अगर मैं 0 से पाई बाई 2 में लूंगा ना, तो ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर पाई बाई 2 से पाई में लूंगा तो दोनों नेगेटिव, इसलिए अल्टीमेटली इस पूरे इंटरवल में मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं, और अगर ऐसा होता नहीं होता
तो कोई बात नहीं, मैं दो केस बना लेता, एक बार 0 से π/2 में मान लेता और एक बार π/2 से पाई में मान लेता है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है और हट जाएगा यहाँ से ना। और व्हाट इज डी थीटा? डी थीटा इज सेम एज थीटा। और थीटा क्या है हमें पता ही है, व्हाट इज थीटा? सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स पाई है। तो ये ऐसा आ जाते हैं, मतलब है ना, समझ रहे हैं भाई बात? थोड़ी सी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके आ जाता है ऐसा। कर सकते हैं, मतलब सारे डिराइव कर लेंगे ना। फॉर्मूला याद रखने, लेकिन अपने को ना फॉर्मूला याद रखने से काम चलेगा, वरना दिक्कत आती रहेगी अपने को। अब कुछ सवाल करते हैं, लिखो आप। ये सारे फॉर्मूले हमें पता है और इनका इस्तेमाल करके सवाल करेंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, 1/x² प्लस का 2x + 3। इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। और वो जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब में x होना चाहिए ना, जो हमने लिखे हैं। x नहीं होगा तो लीनियर होना चाहिए, और लीनियर में x का कोफिशिएंट अगर कुछ और होगा तो उससे डिवाइड कर देंगे हम। कर पा रहे हैं कुछ? थोड़ा सा दिमाग लगाना है मतलब इसमें मैंने। फैक्टर तो हो नहीं रहे इसके, फैक्टर हो रहे होते तो अलग अलग कर देते हैं उनको फटाफट हम। तो इसमें क्या है, इसको ऐसे लिख लो आप, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 का होल स्क्वायर और +2 dx। अब या तो x+1 को t मान लो, या कोई बात नहीं x+1 को x फिल कर लो। भाई वो x नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो लीनियर। तो ये x² + a² हो गया, x² + a² हो गया। आ रहा है समझ में? या तो x+1 को t मान लूंगा तो dt/t² + √2 का स्क्वायर आ जाएगा। या x+1 को मैं x फील कर लेता हूँ, क्योंकि लीनियर ही तो है वो, उसको मैंने x मान लिया। लिखते वक्त मैं बोलूंगा x, और लिखते वक्त क्या लिख दूंगा? x+1 लिख दूंगा। और x का कोफिशिएंट भी यूनिटी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। वरना चाहो तो आप x+1 को पुट करके थोड़ा आसान भी बना सकते हो, t² भी कर सकते हो। तो 1/a, दिस इज 1/a एंड tan इनवर्स ऑफ x। व्हाट इज x? x+1 a कितना है? √2। x का कोफिशिएंट कितना है? 1। उससे डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है ना, वो बोल भी दिया मैंने भाई, अगर x का कोफिशिएंट कुछ और होता तो मैं डिवाइड कर देता उससे। n+c इसका आंसर। वरना आसान करने के लिए x+1 को t दिखा सकते हैं अपन चाहें तो पहले, है ना। बोर्ड वगैरह में आया तो दिखा दो x+1 बराबर t, और x+1 को t पुट करने से क्या आ गया? dt/ वो आ गया t² और +√2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/a tan इनवर्स ऑफ t/√2, और t की जगह वापस x+1 रख दो ना, ऐसे दिखा सकते हैं मतलब। वन इंटीग्रल ऑफ 1/4 + 9x² dx। ये मुझे इंटीग्रेट करना है, 9 + 4 + 9x²। हो गया? तो a² + x² बन गया ना। अब 9x² को तो 3x का होल स्क्वायर कर दो, तो 3x लीनियर है, 3 से डिवाइड करना याद रहेगा। या चाहो तो 9 बाहर निकाल लो, या चाहो तो 9 बाहर निकाल लो, दोनों तरह से कर सकते हैं। मतलब हम इसको ऐसे भी फिल कर सकते हैं, i = 1/x²। x चाहिए मतलब लीनियर चाहिए, x² और +a²। और ठीक है x नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन लीनियर है, लीनियर होना चाहिए वो ना, तब जाके वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या करें, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, x/a। बट व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, +c। और 32 नहीं है इसलिए क्रॉस लगा देंगे ना, तो 1/6 हो जाएगा वो। या फिर अपन क्या करें, 9 को बाहर ही निकाल लें। क्या हम इस 9 को बाहर ही निकाल लें? तो 1/9 तो बाहर आ गया, और कितना मिला? 1/x² + 2/3 का होल स्क्वायर हो गया वो। सही है ना? अब कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये 1/9 तो ऑलरेडी अपनी जगह है। ये कितना हो जाएगा? 1/a और इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a। व्हाट इज x? x की जगह x ही लिखा हुआ है, और x/a इज 2/3 +c। बस वही आ जाएगा एग्जैक्टली ना। तो फिल करने वाली बात है, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए अपने से ना। हम वो x को, अगर 3x को x बोल रहे हैं तो उसके कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना। लीनियर होना चाहिए x की जगह, और अगर x नहीं है तो कोई बात नहीं, लीनियर होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं ना।
इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2x स्क्वायर dx। मतलब छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं ताकि वो फॉर्मूला याद हो जाए अपने को ना। एक बार वो याद हो जाएगा तो फिर क्लिक भी होगा कि हाँ भाई ऐसे यूज कर सकते हैं उसको ना। हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ये। तो या तो टू को बाहर निकाल लो या उसको एक्स रूट टू का होल स्क्वायर कर दो, है ना, जैसा भी आप चाहो। तो टू को बाहर भी निकाल सकते हैं। टू कैसे आएगा बाहर? रूट टू होके बाहर आ जाएगा ना। अब क्या बचेगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी 5/√5/2। √5/2 बनेगा ना। 5/2 बनेगा। वो 5/2 का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। सही है ना। बस अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें 1/a नहीं आता, लेकिन ये ध्यान रखना है। सेक इनवर्स के अंदर और टेन इनवर्स के अंदर आता है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, और ए इज दिस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। बस रूट टू को ऊपर ले जाएंगे ना और ऐसा आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट लिखें, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 - 1 dx। बाहर एक्स है इसमें ना, और बाहर एक्स जो होता है वो सेक इनवर्स वाले फॉर्मूले में होता है ना। टेन इनवर्स में बाहर एक्स नहीं होता, है ना। सेक इनवर्स वाले में बाहर एक्स होता है ना। फॉर्मूले रटने पड़ेंगे आपको, कल पे मत छोड़ना कि मैं कल याद कर लूंगा ना, क्योंकि बहुत कुछ छोड़ चुके अपन कल के लिए, है ना। अब कल पे छोड़ने का समय नहीं है ना। बहुत कुछ हमने कल पे छोड़ा हुआ है। इसलिए अब जो चल रहा है उसको आज ही कर लो। और इंटीग्रेशन में कमांड होना जरूरी है। वो डेफिनेट में भी कंट्रीब्यूट करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब बहुत जल्दी पढ़ाया जा सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये आता हो तो अपने को ना। काश यहाँ एक्स की पावर 4 की जगह एक्स स्क्वायर होता, तब तो दिक्कत ही नहीं आती। तो मैं जो चाहता हूँ बस उसकी कोशिश कर लो। भाई हम चाहते हैं एक्स स्क्वायर हो। अब एक्स स्क्वायर तो कैसे आ सकता? आ ही नहीं सकता। कुछ और आ सकता है ना। क्या आ सकता है? टी स्क्वायर आ सकता है। ले आओ भाई, जो हम चाहते हैं वो देखो। अब मैं तो ये चाहता हूँ, बस उसको चाहने के बाद उसको लाने की इच्छा कर लो, भाई ऐसा आ जाए। अब हम कुछ चाहेंगे नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। सर हम तो कुछ चाहते ही नहीं है, तो फिर तो दिक्कत है। थोड़ा सा सोचेंगे ना, आएगा सब, ऐसी बात नहीं है ना। बहुत हाई फाई चीज नहीं है। थोड़ा सा कई बार मजा भी आता है, ऐसे मैनिपुलेट करने से काम चल जाता है ना। अपन थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो अच्छा भी लगता है कि भाई ऐसे सोचने से काम चल जाता है ना। हो गया ना। अब हम चाहते हैं ये एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आना चाहिए, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए तो 1 बन गया हमारे पास। हम चाहते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर आए। अब एक्स स्क्वायर तो नहीं आ सकता, टी स्क्वायर आ सकता है। कैसे? ऐसा कर ले हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं। 1 अपॉन, ये मैंने यहाँ लिखा एक्स, और इसको लिखा अंडर रूट ऑफ, इसको मैंने ऐसे लिख लिया ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1। मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब मैं एक्स स्क्वायर को क्या करूंगा? टी मान लूंगा। तो एक्स स्क्वायर को टी मानने पर वो टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा तो अंदर टी स्क्वायर तो हो जाएगा, बाहर क्या होना चाहिए? बाहर टी होना चाहिए। और टी का मतलब एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को लेके आ जाओ, यहां पर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ एक्स स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर को टी मान लिया बस हमने ना। लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो 2x dx बराबर कितना आ गया? dt आ गया ना।
तो व्हाट इज एक्स इंटू डी एक्स, डी टी बाई टू। तो 1/2 तो बाहर निकाल लिया हमने, और उसको कितना कर दिया, डी टी कर दिया उनमें। ये तो कवर कर लिया हमने, ये कवर कर लिया और ये कवर कर लिया। ना व्हाट इज एक्स स्क्वायर, टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन। और एक सेकंड वर्स का फॉर्म बन गया है ना। तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इसमें अब ए 1/a आता है, लेकिन ए बराबर तो 1 है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 की जगह 1/2 एंड सेकंड वर्स ऑफ टी प्लस सी। व्हाट इज टी, टी इज एक्स स्क्वायर। तो सेकंड वर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें देखो मैंने एक सवाल भी आपको पहले भी इंटेंशनली बताया था, मेरे हिसाब से ये वाला बताया था शायद आपको मैंने। हाँ, एक्स टू द पावर 3/4, कौन सा था वो, मैंने बताया था कि वो एक्स को टी रेस पावर 4 पुट कर दो आप, ऐसा कुछ सवाल था ना शायद, वो मैंने बताया था आपको इंटेंशनली करके ना। तो एक्स की पावर 3/4 था नीचे ना, एक्स टू द पावर 3/4 और प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स। तो कुछ चीजें क्या है, सवाल करते करते भी सीख जाते हैं अपन। तो इसमें एक तो हमने कोशिश की थी कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया था हमने, डेरिवेटिव आएगा माइनस का 1/4, तो एक्स की पावर माइनस 1/4 को अलग किया, उसके बाद एक्स की पावर 3/4 को अलग करना पड़ा अपने, है ना। एक तो वैसे किया था हमने, और एक है भाई 3/4 है, तो ऐसा कुछ सोच सकते हैं हम कि एक्स को पुट कर दें टी की पावर 4, ऐसे ही हमारे पास यहाँ है भाई। या तो हम कुछ सोच लें इस तरह से, या अंडर रूट के अंदर है ना, इसको टी स्क्वायर पुट कर दो आप तो बस। किसी रेयर केस में अगर कोई दिमाग में कोई बात नहीं आती है, तो आसान करने के लिए इसको टी स्क्वायर पुट कर दो, ताकि अंडू हट जाएगा ना, और कुछ ना कुछ कर पाएंगे हम। एक्स टू द पावर माइनस 1 बराबर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्यों पुट कर रहे हैं, अंडू भी हट जाएगा। भाई थॉट तो आ ही गया, नहीं आया कभी थॉट, कुछ आया नहीं, तो उसको टी स्क्वायर मान लो आप। 1/3 हो तो टी क्यूब मान लो, 3/4 हो टी की पावर 4 मान लो। तो ये कितना आ जाएगा, 4x³ एंड डी एक्स बराबर 2t dt आ जाएगा ना, ये ऐसा आ जाएगा 2t dt। ठीक है ना, ऐसे इसको निकाल लिया। अब मैंने जो पूरा सवाल टी में लाना है ना, पूरा सवाल मुझे टी में लाना है, और अगर मैं पूरे सवाल को टी में लाना चाहूंगा तो आ सकता है कोशिश करने पर। तो आई इज इक्वल टू, ये साइन ऑफ इंटीग्रल है ना, तो ये तो अपनी जगह रहेगा। अब हमें चाहिए एक्स, हमें चाहिए पूरा सवाल टी में लाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, x³ dx चाहिए, है ना। तो x³ मेरे पास है नहीं, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ x³ क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि उससे यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, है ना भाई। x³ क्रिएट ही कर लिया मैंने, आगे समझ में। तो व्हाट इज x³ dx, 1/2 और टी डी टी, 1/2 टी डी टी। तो ये कवर कर लिया मैंने, x³ dx मैंने कवर कर लिया। वो 1/2 हो गया ना, 1/2 को बाहर निकाल दिया और टी डी टी कर दी। ना व्हाट इज टी की पावर 4, टी की पावर 4 इज t+1, और ये कितना आ गया, ये टी आ गया, बस इस टी से टी हट जाएगा, और वो 1/t+1 बचेगा बस हमारे पास। सही लिख रहा हूँ ना। तो 1 दिस इज 1/2, हाँ सही लिखा है शायद मैंने ना। दिस इज टी, अच्छा टी स्क्वायर आएगा ना वो, t² +1, मुझे दिखा नहीं था स्क्वायर, t² +1 आ गया, और ये टी आ गया। तो 1/2 और कितना आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1/x² t² +1 dt। अब ये tan इनवर्स की फॉर्म बन गई, इसमें 1/a आता है, लेकिन a बराबर 1 है यहाँ पर। तो 1/2 इंटू 1/a, और tan इनवर्स ऑफ x/a, x की जगह t लिखा हुआ है, a की जगह 1 लिखा हुआ है, प्लस c। तो 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा, एंड tan इनवर्स ऑफ t का मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ x⁴ -1। अब थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आंसर सेम दिखाना है तो, अगर आंसर सेम दिखाना है तो। ये tan इनवर्स में आया, ये हाफ सेक इनवर्स में आया ना, तो उस tan इनवर्स को सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर दो आप। उस tan इनवर्स को थीटा मान लो, वहां से tan थीटा आएगा, हम सेक थीटा निकाल लेंगे, और सेक थीटा से सेक इनवर्स आ जाएगा। कर सकते हैं ना। तो ये थोड़ा इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा, मतलब आंसर थोड़ा दिखने में डिफरेंट आ रहा है, अदरवाइज हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आंसर को निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो वो कभी ऐसे कर सकते हैं, मतलब इरेशनल पावर को हटाने के लिए t² t³ वगैरह मान के देख सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखें, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a - x अपॉन a + x dx।
क्या हो गया? हो गया? क्या करना है इसमें? एक्स इजिकल टू ए कॉस टू थीटा पुट कर देना। मतलब कम से कम थॉट तो आया हमारे माइंड में ना, कि अगर हम चाहते हैं अंडू हटे, तो ये पुट कर देंगे एक्स इजिकल टू ए कॉस ऑफ टू थीटा, ताकि ए से ए कट जाएगा। वन माइनस कॉस का मतलब टू साइन स्क्वायर, और वन प्लस कॉस का मतलब टू कॉस स्क्वायर, टू से टू कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा ना। और कुछ कर पाए, देखो इसमें ये अच्छा थॉट है। मैं सवाल ऐसे भी करके बताऊंगा आपको। लेकिन जब पुट करते हैं ना अपन, तो उसमें क्या, सवाल पहले आंसर थीटा में आता है, और उसको वापस मुझे एक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। कई बार ये पुट करने वाला जो प्रोसेस है बचा लेता है अपने को, क्योंकि अगर हम कुछ कर नहीं पाते तो फटाफट, और हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर, पहले टेक्निक हम यही पढ़ रहे हैं, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूट करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं अपन, कोई और अल्टरनेटिव तो वो देख रहे हैं। क्योंकि पहले मैं पुट करूंगा, आंसर थीटा में आएगा, थीटा को वापस मैं एक्स में कन्वर्ट करूंगा, थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, नो डाउट है ना। बस ये इससे फायदा ये है कि सवाल बिल्कुल आसान फॉर्म में दिखने लग जाएगा आपको। लेकिन कई बार पुट करने से ज्यादा, जैसे मैं रेशनलाइज कर दूं उसको, तो जल्दी आंसर आ जाता है उससे ना। तो वो अपने को कोशिश करनी है। बस सीखने का मतलब ये है कि वो कोशिश करके देखनी है ना। रेशनलाइज कर दिया मैंने मैंने बिना पुट करे मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ, और उससे आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो इसमें अब अंडरवुड कहाँ काटना चाहिए? अंडरवुड तो ऊपर कटना चाहिए, तभी तो अलग अलग कर पाएंगे अपन। मान लो ऊपर तो अंडरवुड आ, नीचे का हटा नहीं, नीचे का हट गया तो फायदा ही नहीं होगा कुछ है ना। तो ऊपर का अंडरवुड उठाने के लिए मैंने अंडरवुड ऑफ ए माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसको। आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब उससे ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स। और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखकर अच्छा लगा हमें, किसकी फॉर्म बनने वाली है? साइन इनवर्स की फॉर्म बनने वाली। अब ऊपर का अंडूर हटने का एडवांटेज मिला, अलग अलग कर लेंगे अपन। अब ऊपर का अंडूर नहीं हटता, नीचे का हटता तो फायदा नहीं होता ना, अलग अलग कर ही नहीं पाते अपन, इसलिए हमने ऊपर वाले से रेशनलाइज किया है ना, ऊपर वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ना। अब यहाँ अलग अलग कर लो, तो एक बार तो मैंने ए को अलग कर लिया, और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये डीएक्स हो जाएगा। अब यहाँ आएगा माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलो वो तो फॉर्मूला बन गया, अब इसमें क्या करेंगे बताओ? इसमें क्या करेंगे? हाँ, वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे भैया, तो एक्स स्क्वायर को टी मान लो, ताकि ऊपर डी टी बन जाएगा। ये जब एक्स स्क्वायर को माना तो पूरे को मान लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो, ताकि ऊपर एक्स लिखा है ना भाई, डी बन जाएगा ना। ये ऐसा ही मत करो, इस नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, और एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डेस एक्स बना दो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस का टू एक्स, तो माइनस साइन को तो अंदर ले जाऊंगा मैं, और दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि पुट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डेस एक्स बन जाएगा। वो मैं बार बार फोर्सफुली दिखाता हूँ आपको ना, क्योंकि जिस दिन आपको दिख जाएगा ना, उस दिन टाइम बचेगा आपका। वरना कोई बात नहीं, थॉट आना चाहिए माइंड में, और थॉट आ रहा है हमारे कि हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेंगे, या कोई बात नहीं हम एक्स स्क्वायर को भी क्या करेंगे, टी मान के भी काम चल जाएगा हमारा। तो उसमें ये तो आ जाएगा हमारे पास ए एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स पाई ए, क्या आ जाएगा? ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स पाई ए, और यहाँ पर ऐसा सिस्टमेटिकली जमा देंगे इसको ना। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ, और ये मुझे माइनस टू एक्स चाहिए, तो पहले इस प्लस माइनस साइन को मैंने अंदर यूज कर लिया, तो इससे कितना बना? माइनस एक्स ही बना है, लेकिन मुझे चाहिए माइनस टू एक्स, तो ये माइनस टू एक्स मैंने बना दिया है वन बाई टू, मतलब एफ एक्स की पावर एन और एफ डेस एक्स बन जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा? एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। नो व्हाट इज एन प्लस वन? हाफ, तो अंडर रूट आ गया, और एन प्लस वन का रेसिप्रोकल टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से ना, मतलब नेक्स्ट टाइम में आंसर आ जाएगा ए इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, और कितना आ जाएगा? एन प्लस वन का मतलब अंडर हाफ हो गया, और हाफ का रेसिप्रोकल टू हो गया, तो टू से वन बाई टू हट जाएगा प्लस सी। तो इस तरह से रेशनलाइज करने की कोशिश जरूर करें, जब भी हमें दिखे मान लो, तो इस तरह से रेशनलाइज कर। अब मैं पुट करके भी दिखाता हूँ आपको ना, पुट करने से भी ये आंसर आएगा। पुट करने में ये दिखा हुआ है हमारे पास, ये पुट कर देंगे हम,
लेकिन स्टार्ट यहां से करेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाई है, 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाई है। तो उसमें 2 थीटा जो होगा हमारे पास वो 0 से ए में आ जाएगा, 0 से पाई में आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 से पाई में आएगा। तो 2 थीटा आएगा 0 से पाई में, तो थीटा 0 से पाई बाई 2 में आएगा, मतलब है ना। पर अब चाहो तो यहां से, अब ये यहाँ ए पहले पुट किया, शुरुआत यहां से कर दी, और अब इस पूरे सवाल को थीटा वगैरह में कन्वर्ट कर लो, और थीटा में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं अपने ना। तो एक तो यहाँ रख देंगे एक्स की जगह, एक डीएक्स की आवश्यकता पड़ेगी अपने को, तो डीएक्स हम यहाँ से निकाल लेंगे ना, डीएक्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी टी बाई डी थीटा बाई डीएक्स का डीएक्स इधर आ जाएगा, ये एक ही जगह कांस्टेंट रहेगा। कॉस से कितना आएगा, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का कितना हो जाएगा, 2 इंटू डी थीटा, ये ऐसे लिख लिया मैंने ऐसा। तो यहाँ एक तो एक्स की जगह रख देंगे और एक डीएक्स की जगह उसको इन टर्म्स ऑफ थीटा कन्वर्ट कर लेंगे ना। आई इज इक्वल टू, तो इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा आ गया, नीचे से भी ए कॉमन ले लिया हमने, वी गेट 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब डीएक्स को लिख दिया हमने, तो डीएक्स कितना आ गया, अब देखो यहाँ थीटा आएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस का मतलब 2 साइन स्क्वायर, और एंगल में थीटा आ जाएगा, ऐसे नीचे कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल में कितना आएगा थीटा। तो हमारे पास जब थीटा है ना, तो इस साइन 2 थीटा को क्या करेंगे हम, साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो कितना आएगा माइनस का 2a, माइनस 2a, तो ये माइनस 2a हो गया, और साइन 2 थीटा को लिखा मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डी थीटा की जगह डी थीटा आ जाएगा, ये सब थीटा में आ जाएगा अपना। तो यहां से एक को एक कैंसिल कर दो, और बस इसको कैलकुलेट करके निकाल लो, और 2 थीटा हमारे पास 0 से पाई में है, तो थीटा 0 से पाई बाई 2 में होगा, तो इससे अंडर रूट में दिक्कत भी नहीं आएगी ना। तो ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस का मतलब 2 साइन स्क्वायर, अब स्क्वायर आने से एंगल थीटा हो गया, आधा हो गया, 1 प्लस कोस का मतलब 2 कोस स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा, और ये माइनस का 2a चल ही रहा है ना, माइनस 2a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये 2 से 2 भी हट जाएगा। अब ऊपर मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि थीटा हमारे पास 0 से पाई बाई 2 के अंदर है ना, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया वो। तो इस कॉस थीटा से क्या होगा, ये कॉस भी हट जाएगा ना, अब ये साइन थीटा और वो साइन थीटा, तो क्या बन गया साइन स्क्वायर। अब उसके लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 तैयार है हमारे पास, ये 2 साइन स्क्वायर को कवर कर लेंगे, 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना। माइनस 2a को बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस का 2a बाहर निकाल लो, और 2 साइन स्क्वायर बन गया, वो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो माइनस 2a तो मेंटेन रहेगा। व्हाट इज 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस, और स्क्वायर को हटा रहे हैं तो एंगल डबल हो गया। अब बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। थोड़ा सा कांस्टेंट टर्म का आंसर मिसमैच आ सकता है ना, कांस्टेंट टर्म का मिसमैच आ सकता है आंसर के अंदर, तो ये माइनस 2a आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2a के बाद थीटा आ जाएगा, एक तो ना थीटा आएगा ना, और एक आ जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा, कैसा आ जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा प्लस सी। बस अब ला दो आप, थीटा की जगह रख दो आप, हम एक तो 2 थीटा जानते हैं, और एक हम कॉस 2 थीटा की वैल्यू जानते हैं, 2 थीटा भी हम जानते हैं और एक कॉस 2 थीटा भी हम जानते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा मुझे क्रिएट करना है, तो माइनस ए, और ये 2 थीटा मैंने क्रिएट कर लिया है यहाँ, फिर ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ना, एंड व्हाट वी गेट ए इंटू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस सी, ये ऐसा आ जाएगा ना। अब 2 थीटा की जगह कॉस इनवर्स लिख दो, और वो हम जानते हैं 2 थीटा हमारे पास 0 से पाई में है, और 0 से पाई में साइन 2 थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा कर देंगे इसको ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो 2 थीटा तो हमें दिया हुआ है, 2 थीटा हमने एज्यूम कर रखा है, तो ये माइनस ए की जगह माइनस ए रहेगा, एंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस ए, और सिंस 2 थीटा 0 से पाई में, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 2 थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस 2 थीटा एक्स बाई ए, बस उसको निकाल लेंगे, और एक्स बाई ए निकाल के हट जाएगा माइनस ए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 है, एक्स अपॉन है, और प्लस कितना आ जाएगा ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन प्लस सी। तो वो ए को बाहर निकालते ए से कट जाएगा ना, और वो अंडर रूट, थोड़ा सा ये मिसमैच आ रहा है कि यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ साइन इनवर्स आ रहा है, तो वो लिख देंगे उसको पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, तो माइनस साइन इनवर्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा वापस, और जब पाई बाई 2 आएगा ना वो कांस्टेंट में चला जाएगा। समझ में आ गया। इस कॉस इनवर्स को हम क्या करेंगे, इस कॉस इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स पाई कर देंगे, तो माइनस साइन इनवर्स से ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, और बाकी जो पाई बाई 2 वाला फैक्टर आएगा वो कांस्टेंट में चला जाएगा। तो वो रेशनलाइज वगैरह करके देखना है मतलब अपने को ना,
और उससे उसके बाद फिर लगे भाई मुझसे काम नहीं चल रहा, तो सब्स्टिट्यूशन करना है अपने को ना, वरना पहले कोशिश करनी है रेशनलाइज वगैरह से काम चल रहा है तो वो निकालने की कोशिश करती है ना। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टेक्निक पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेक्निक नंबर 2। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सेकंड टेक्निक है ना। सेकंड टेक्निक का मतलब ये नहीं कि पहली टेक्निक बेकार हो गई अब, वो तो अपन कभी भी यूज कर सकते हैं ना। भाई हमें चाहूं तो पहले पुट कर दूं, बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊं। पुट करने का मतलब आसान करना। यहां भी लगे हुए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पुट करके देख लिया। वो तो अपने आप जब लगेगा कॉम्प्लिकेशन है ये मैं पुट कर सकता हूं तो पहले पुट कर दो। अब पुट तो कर दिया भाई, अब सवाल भी आसान हो गया। अब मैं नहीं कर पा रहा तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। सेकंड टेक्निक ये आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। तो इसमें फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो ये इंटीग्रल ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं मेरे पास, मुझे दो फंक्शन चाहिए होते हैं इसमें ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने में। एक फंक्शन होगा तभी मुझे दो बनाने पड़ेंगे, तीन होंगे तभी मुझे दो बनाने पड़ेंगे। मुझे फंक्शन दो ही चाहिए होते हैं इसमें, एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसमें हम एक को फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे, एक को सेकंड फंक्शन बोल देंगे ना। एक को फर्स्ट फंक्शन मान के चलेंगे, इसे डिफरेंशिएट करते हैं ना अपन, फर्स्ट फंक्शन एज सच, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना। नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन विल रिमेन एज सच। ऐसे एक मुझे फर्स्ट चाहिए और एक सेकंड चाहिए, तो मैंने मान लिया ये फर्स्ट फंक्शन है ना, ये मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और ये सेकंड फंक्शन मान लिया। फर्स्ट फंक्शन का मतलब होता है डिफरेंशिएबल, फर्स्ट फंक्शन का मतलब डिफरेंशियल, जिसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा उसको डिफरेंशिएबल बोलूंगा। या फर्स्ट और सेकंड मत सोचो, डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल सोच लो। एक मुझे डिफरेंशिएबल चाहिए और एक मुझे इंटीग्रेबल चाहिए ना। एक इंटीग्रेबल सेकंड फंक्शन में बोल दूंगा इंटीग्रेबल को। अब ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशिएशन तो मुझसे किसी का भी निकलवा लो आप। इंटीग्रेबल में मैं फंक्शन इंटीग्रेबल उसको मानूंगा जिसका इंटीग्रल मुझे पता है, क्योंकि डिफरेंशियल लगभग मुझे सबके पता है ना। तो हम इंटीग्रेबल फंक्शन उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रल मुझे पता है। अगर लगेगा मुझे इसका इंटीग्रल पता नहीं है तो उसको मैं इंटीग्रल नहीं मानूंगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेन इनवर्स एक्स फंक्शन आपके सामने आ जाए, तो टेन इनवर्स का इंटीग्रल नहीं जानते हम, डेरिवेटिव जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का। एल एन एक्स आ जाए, एल एन एक्स का मैं इंटीग्रल नहीं जानता, तो एल एन एक्स को मैं डिफरेंशियल मानूंगा ना। ऐसा फंक्शन जिसका मैं इंटीग्रल नहीं जानता मैं उसको इंटीग्रेबल नहीं मानूंगा ना, जिसका डायरेक्ट मैं जानता हूं उसी को मैं इंटीग्रल मानूंगा। तो एक तो क्या, थोड़ा सोच के देखेंगे अपन तो काम चल जाएगा हमारा ना। फिर तरीका भी होता है कैसे पहचानेंगे किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, इसका तरीका भी होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन मैं फॉर्मुला लिखा देता हूं अभी। फर्स्ट फंक्शन का मतलब डिफरेंशिएबल और सेकंड का मतलब इंटीग्रेबल। तो फॉर्मुला ये होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको फॉर्मुला। आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, यानी जो डिफरेंशिएबल है वो एज सच रहेगा ना। फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच। अब जो इंटीग्रेबल है उसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये डॉट लगा दिया मैंने, फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच। चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं अप्रोप्रिएटली, ये ब्रैकेट में लिख दिया ना। फर्स्ट फंक्शन तो एज सच रहा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन आ गया, जो भी इंटीग्रेबल था उसको इंटीग्रेट कर दिया, माइनस नाउ साइन ऑफ इंटीग्रल। अब जिसको डिफरेंशिएबल बोला है उसको डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, अब सेकंड को वापस इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये तो डिफरेंशिएट करने से आ गया, ये इंटीग्रेट करने से आ गया। इनका प्रोडक्ट एक आ जाएगा और साइन ऑफ इंटीग्रल लगा हुआ तो एक डीएक्स और आएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये भी इंटीग्रेट कर लिया मैंने, कोई फंक्शन आ गया, ये भी डिफरेंशिएट करा, कोई फंक्शन आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, इसको वापस मैं इंटीग्रेट कर दूंगा ना, डीएक्स। ठीक है ना। ये एक दो बार हम फॉर्मुला पूरा पूरा लिखेंगे उसके बाद करेंगे। अब इसमें देखो एक चीज ऑब्जर्वेशन, एक चीज इंपॉर्टेंट है टाइम बचाने के लिए। ये जो इंटीग्रल है दो जगह काम आ रहा है हमारे, जिसको हम इंटीग्रल बोल रहे हैं ना उसका इंटीग्रल दोबारा आ रहा है हमारे। तो बोर्ड वगैरह में आएगा तो एक बार पूरा पूरा लिखेंगे अपन, चाहे हमें यहाँ करना होगा तो हम डायरेक्ट, हमें पता होगा कि भाई जिसको मैं इंटीग्रल बोल रहा हूँ ना उसके इंटीग्रल की आवश्यकता मुझे यहाँ भी पड़ रही है और उसके इंटीग्रल की आवश्यकता मुझे यहाँ भी पड़ रही है। और अगर लगेगा कि मुझे इसको, मैं इंटीग्रल तो बोल रहा हूँ, मुझे इंटीग्रल आता भी है लेकिन इसका इंटीग्रल निकालने में टाइम लगेगा, तो मैं अलग से इसका इंटीग्रल निकाल लूंगा पहले, वरना वही काम मुझे एक बार यहाँ करना पड़ेगा और एक बार यहाँ करना पड़ेगा।
समझ रहे ना आप? लगेगा भाई आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर डायरेक्ट लिख देंगे अपन, यही लिख देंगे। लेकिन अगर लगेगा भाई जिसको मैंने इंटीग्रल बोला है उसका इंटीग्रल निकालने में ही मुझे टाइम लगेगा, तो मैं एक बार यहाँ करूंगा वही प्रोसेस मैं दोबारा यहाँ फॉलो करूंगा, तो उससे बेटर है कि मैं अलग से इंटीग्रल निकाल लूंगा, पहले ये तैयार रख लूंगा अपने पास। बस एक बार फॉर्मूला बोलता जाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा उस इंटीग्रल को, एक बार यहाँ कॉपी कर दूंगा, एक बार यहाँ कॉपी कर दूंगा। थोड़ा टाइम अभी सवाल करने से और समझ में आएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात और समझ में आएगी। लेकिन वो लग रहा है आपको कि हाँ भाई दो जगह चाहिए, तो सही सही बोल रहे हैं, लगेगा लंबा टाइम लग रहा है, तो अलग से इंटीग्रेट करके दोनों जगह रख दो आप। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि हम जो ये इंटीग्रेट कर रहे हैं बीच में, ये तो साइन ऑफ इंटीग्रल है ही सही, यहाँ तो फटाफट हट जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल, ये साइन ऑफ इंटीग्रल बचेगा। तो ये जो इंटीग्रल कर रहे हैं, जिस फंक्शन को मैं इंटीग्रल बोल रहा हूँ, उसका इंटीग्रल निकालने के लिए मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करूंगा, या मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इंटीग्रेट ही कर रहा हूँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा 100% क्लियर है, लेकिन वो मैं यहाँ बीच में इंटरमीडिएट प्रोसेस में या इंटरमीडिएट इंटीग्रल के अंदर वी विल नॉट यूज कांस्टेंट, कांस्टेंट का यूज नहीं करेंगे। कांस्टेंट कब आएगा? जब जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा, आगे मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस कर दूंगा ना, यहां मैं कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल नहीं करूंगा इनका इंटीग्रल लिखने के लिए। ठीक है, अब अभी हमें कभी मान लो हमें सोचने में दिक्कत आए, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फंक्शन है, ये मैं चलो एक बता ही देता हूँ हाथों हाथ आपको। जैसे मान लो ये हमारे पास है एक्स इंटू ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स, ये मुझे इंटीग्रेट करना है ना, तो मैं किसको इंटीग्रेबल मानूंगा और किसको चलो एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, उसके बाद इसका जवाब देना है आपको ना, कि किसको इंटीग्रल मानूंगा किसको डिफरेंशियबल। अभी पहले एक सवाल करते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, हम लिख लो आप, इवेलुएट द फॉलोइंग्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब यहां तो फटाफट पहचान लोगे आप, किसको मानो इंटीग्रेबल? एक्स को, क्योंकि टेन इनवर्स का इंटीग्रल जानते ही नहीं हुए ना, इसलिए ऑब्वियस से बात है उसी को इंटीग्रल मानूंगा ना, और इसको मानूंगा डिफरेंशियबल, तो डिफरेंशियबल वाला तो फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया ना, है ना? फर्स्ट का मतलब डिफरेंशियबल और सेकंड का मतलब इंटीग्रेबल, है ना? फर्स्ट का मतलब डिफरेंशियबल, सेकंड का मतलब इंटीग्रेबल। समझ में आ गया ना भाई क्यों माना उसको इंटीग्रेबल और उसको डिफरेंशियबल क्यों माना? क्योंकि उसका डिफरेंट इंटीग्रल में नहीं जानता, तो फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच। अब देखो इसका जो मैं इंटीग्रल बोल रहा हूँ ना, तो इसका इंटीग्रल निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं मुझे, मैं फटाफट जानता हूँ उसका इंटीग्रल क्या होता है, तो वो अलग से कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट वहीं लिख देंगे अपने ना। तो फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, एक बार चाहो तो बोर्ड वगैरह में पूरा लिख देंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये अप्रोप्रिएटली ब्रैकेट वगैरह लगा दो आप, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए किसी को समझने में ना, भाई कैसे लिख रखा है आपने, कैसे लिख लिया ना, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स है, एक बार पूरा लिख के दिखा दो उनको ऐसा ना, फिर अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर ये dx आ गया, ये ऐसा आ जाएगा ना, एक दो बार लिखने के बाद डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ना, ताकि वो लाइन भी बच जाएगी हमारी ना। ना व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू को आगे लिख दिया मैंने ना, इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, ये कितना आ गया 1/1 + x², और उसका इंटीग्रल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया डीएक्स। ये तो हो ही गया, साइन ऑफ इंटीग्रल हट ही गया वहां से हटाना है मुझे बस, अब वो जानते हैं मेरे हिसाब से आप, है ना? एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, क्या करेंगे बताओ, +1 - 1 बस, क्योंकि डिग्री दोनों की सेम है ना, हम इंटीग्रेट में कंफर्टेबल तभी होते हैं नीचे की डिग्री ज्यादा हो या डिग्री बराबर है, तो बस उसको +1 - 1 कर दो आप, ये +1 कर दिया मतलब, तो एक बार तो dx आ जाएगा, एक बार टेन इनवर्स आ जाएगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू की जगह एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया, टेन इनवर्स एक्स की जगह टेन इनवर्स एक्स आ गया, -1/2, ये हाँ ब्रैकेट लगा दिया मैंने ना, एक बार क्या आ गया इंटीग्रल dx, और एक बार क्या आ गया 1/1 + x² या x² + 1 dx, पता लिख दो। अब जैसे ये इंटीग्रल क्या हटेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस कर देंगे अपन, बीच में हमने वहाँ x² लिखा, तो उसमें कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल नहीं किया ना, वो कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल नहीं करते वहां पर ना, तो ये x² आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस कितना आ गया है x/2 और +1/2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, और जैसे ये साइन ऑफ इंटीग्रल हटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई हमें ये पहचानने में कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने किसको सेकंड फंक्शन माने,
फर्स्ट फंक्शन का मतलब डिफरेंशिएबल और सेकंड का मतलब इंटीग्रेबल, क्योंकि उसका इंटीग्रल नहीं जानते थे, कोई चॉइस नहीं थी हमारे पास। डिफरेंशियल दोनों के जानते हैं हम, लेकिन उसका इंटीग्रल नहीं जानते थे। अब ये सोच के बताओ आप कि x इंटू ई की पावर x, मैं किसको डिफरेंशिएबल मानूंगा और किसको इंटीग्रल मानूंगा, क्योंकि दोनों के इंटीग्रल जानता हूं मैं अब, और दोनों के डिफरेंशियल जानता हूं। हम डिफरेंशिएबल किसको लेंगे? क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा तो x हट जाएगा यहां से। अगर मैंने गलती से इसको मान लिया डिफरेंशिएबल, तो यहाँ ए की पावर x आएगा और वहां एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, फिर और बड़ा सवाल और बड़ा हो जाएगा वो। यानी हम डिफरेंशिएबल उसको ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं जैसे ही एक्स को डिफरेंशियल मानूंगा ना, एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और फटाफट क्या बचेगा, बस ई की पावर एक्स बचेगा। और अगर हम एक्स को मान लेते हैं इंटीग्रेबल और ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएबल, तो यहाँ ई की पावर एक्स आता और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाता, और पावर बड़ी आ जाती बल्कि एक्स की है ना। ठीक है ना, तो मतलब हम सोच पाते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन कभी हो सकता है हम नहीं सोच पाए, तो उसका तरीका बना रखा उन्होंने, पहचानने का तरीका, कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने, मतलब डिफरेंशिएबल किसको माने, ये पहचानने का तरीका हमारे पास है। उन्होंने एक रूल बना रखा, आईलेट। आईलेट नाम से एक वर्ड बना रखा उन्होंने, आईलेट, ये एक वर्ड बना रखा है। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का लिख लो इनको आप, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो भी फंक्शन हमारे पास यहाँ आ रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ रहा था हमारे पास, पहला सवाल अभी हमने ये किया, तो ठीक है, यहाँ कॉमन सेंस लगा के कर लिया हमने, भाई इसका हम इंटीग्रल नहीं जानते, इसको डिफरेंशियल मान लिया। वरना वो चॉइस हमारे पास है कि हमारे पास ये कितने फंक्शन है, ये तो एल्जेब्रिक हो गया, और ये क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो ए और आई दो लेटर हमारे पास हैं, इनमें से कौन सा लेटर पहले आता है वहां, इनमें से कौन सा लेटर पहले आ रहा है? तो जो लेटर पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन है, जो लेटर पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन। भाई ये एल्जेब्रिक हो गया, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो यहाँ एल्जेब्रिक का ए लिख दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आई लिख दिया। अब ए और आई में जो लेटर पहले आएगा उस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है ना, तो ये आई पहले आ रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, यानी डिफरेंशिएबल हो गया, बाकी वो सेकंड फंक्शन। अभी एक्स इंटू ई की पावर एक्स मैंने लिखवाया था ना आपको, तो इसमें ये एल्जेब्रिक है हमारे पास, ये एल्जेब्रिक है, और ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा लेटर पहले आ रहा है, इसलिए एक्स को डिफरेंशिएबल मानेंगे, जो पहले आएगा उसको पहले फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का था डिफरेंशिएबल, तो इसको मान लेंगे डिफरेंशिएबल, उसको इंटीग्रल। या तो सोच के देख लो आप, काम चल जाता है ना। जब कई बार दिक्कत आए, मैं सोच नहीं पा रहा भाई अब क्या करूं, तो फिर वो आइलेट रूल को फॉलो कर लेंगे अपन, और वहां से हम फर्स्ट फंक्शन डिसाइड कर लेंगे, जो लेटर पहले आता होगा उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और इस तरह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं ना। लिखे नेक्स्ट सवाल, लिखे, इंटीग्रल ऑफ एक्स cos x अपॉन साइन क्यूब एक्स, cos x अपॉन साइन क्यूब एक्स। थोड़ा सा जमाएंगे, मतलब है ना, अपन थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखेंगे उसको, एक बार सोचने के बाद, भाई ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, ये इंटीग्रेबल है, ये डिफरेंशिएबल है, तो हमें टाइम लगेगा नहीं, लेकिन वो सोचने में थोड़ा बहुत। भाई एक तो एक्स हो गया, और एक एल्जेब्रिक हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ये तो मालूम पड़ गया भाई, एक्स को तो अपन डिफरेंशिएबल मान लेंगे। अब जब उसको इंटीग्रल मानना पड़ रहा है, तो उसका इंटीग्रल करूंगा कैसे मैं? ठीक है, ये तो क्लियरिटी आ गई भाई, वो डिफरेंशिएबल है, ये इंटीग्रेबल है, अब उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो वो तो हमें आता है, अब तक पढ़ी रहे हम इंटीग्रेशन, कैसे ना कैसे करके सोचेंगे ना। मतलब पूरा लिखने की जगह पहले सोचना है अपने को, भाई वो मेरे पास है, अब मैं उसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा। बस जबरदस्ती कागज नहीं बढ़ना अपने को ना, पहले सोचना है कि मैं करूंगा कैसे वो। क्लियरिटी आ गई, एक्स को डिफरेंशिएबल मानना ही है, वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, उसको मानूंगा मैं इंटीग्रेबल। अब वो जो बचा है मेरे पास cos x अपॉन साइन क्यूब एक्स, उसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा, ये मुझे सोचना है अलग से, ताकि वो बार बार
कम लिखना पड़ेगा, मतलब अपने को साइड में सोच लिया उसको, फिर उसको इंडिकेट कैसे करूंगा, सोच लिया। तो क्या लिखा हुआ है वो कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कॉट एक्स, ये अलग से लिख लो आप, ये कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या इसको इंडिकेट कर सकते हैं हम? कैसे करेंगे? उसका डेरिवेटिव आगे लिखा हुआ है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो बस माइनस नहीं है मेरे पास, मैं ये इंटीग्रेट अलग से कर रहा हूँ, और ये मुझे दो जगह चाहिए होगा, दोनों जगह कॉपी कर दूंगा बस। मैंने बोर्ड वगैरह में दिखा दूंगा, बोर्ड वगैरह में एक बार तो पूरा फॉर्मूला लिख दूंगा, है ना। फिर लगेगा मुझे दो जगह करना है तो उनको अलग से दिखा दूंगा कि इसका इंटीग्रल में, फिर वो इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा। नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, ये भी लिख देंगे वहां, है ना। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे हमारा सोल्यूशन हम। और यहाँ तो बस अपने को समझाने के लिए कर रहे हैं अपन, भाई इसके इंटीग्रल की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, माइनस ये कॉट एक्स की जगह कॉट एक्स है, और ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब ये क्या हो गया, एफ एक्स की पावर 1 हो गया है, एफ एक्स की पावर 1, एफ एक्स की पावर 1 और एफ डेस एक्स, तो एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। या तो पुट कर दो कॉट एक्स को टी, या पुट करने से बचने के लिए ये एफ एक्स की पावर n और ये एफ डेस एक्स हो गया ना। आगे समझ में है ना। तो ये माइनस साइन की जगह -1, एफ एक्स की पावर n+1, ये एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस सी यहाँ लिखना ही नहीं है अपने को ना। बीच में जो इंटीग्रल यूज करेंगे उसके अंदर हमें प्लस साइन का यूज नहीं करना, प्लस सी का ना। अब ये टाइम बचाएगा अपना अलग से, वो दो बार लिखना नहीं पड़ेगा अपने को ना। क्लियर हो गया ना आपको? तो लग रहा था भाई ये एक तो ये हो गया, वो तीन फंक्शन बन गए हमारे पास। तीन नहीं भाई, वो एक, जब क्लियरिटी आ गई कि वो डिफरेंशिएबल है, तो अब जो बचा वो इंटीग्रेबल है। अब उस सारा ध्यान उसका इंटीग्रल निकालने में लगा दिया हमने। पर अब इसको लिख दो आई इज इक्वल टू, एक बार हम लिख देंगे इसको चाहेंगे तो, आई इज इक्वल टू, इसको सिस्टमेटिकली एक बार लिख दो, एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। और बस इसके इंटीग्रल की आवश्यकता पड़ेगी अपने को अलग से ना। और वो ये फर्स्ट ये लिख भी दिया हमने अपने आप को समझाने के लिए, ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन का मतलब ये डिफरेंशिएबल हो गया, और इसका इंटीग्रल अलग से दिखा लिया हमने ना, तो उसको लिख सकते हैं ना। तो एक बार चाहो तो पूरा फॉर्मूला लिख देंगे बने ना, फिर बाद में दिखा देंगे इसको ना, है ना। तो ये आएगा आई इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस का 1/2 कॉट स्क्वायर एक्स। ये ऐसा आ गया ना, आ रहा है समझ में। माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का 1/2 और कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये तो साइन ऑफ इंटीग्रल हट ही गया यहाँ से। अब कॉट स्क्वायर का क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जानते हैं ना हम। तो ये -x/2 की जगह -x/2 आ जाएगा, ये कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये प्लस हाफ को बाहर निकाल लूंगा और इसको लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि स्क्वायर में क्या हम दो का इंटीग्रल जानते हैं बस, एक तो सेक स्क्वायर का और एक कोसेक स्क्वायर का। और कोसेक स्क्वायर को हम लिख देंगे माइनस का कोट एक्स, तो ये इससे बस माइनस का x/2, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। बस ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो वो हमें डिसाइड करना है कि किसको इंटीग्रल मानना है और किसको डिफरेंशिएबल मानना है, उसी के बाद हम इसको कैलकुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। लिखें एक सवाल और लिखें, इंटीग्रल ऑफ e⁻sin² x इंटू sin x cos x प्लस cos³ x, cos x प्लस cos³x, ये इंटीग्रेट करना है अपने को। थोड़ा सा सोचेंगे इसमें ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ भाई हम सही सोच रहे हैं, ठीक चल रहा है मामला ना, फिर आगे बढ़ जाएंगे ना। और जो हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं कि वो बेकार हो गया, अब वो तो पूरे चैप्टर के दौरान मैं कभी भी कर सकता हूँ ना। सब्स्टिट्यूशन से सवाल आसान हो जाता है ना, तो हो सकता है पहले हमें कभी पुट करना पड़े, उसके बाद आसान हो, उसके बाद बाई पार्ट्स लगाना हो। पुट हम कभी भी कर सकते हैं। पुट किसको करते हैं, जिससे तकलीफ हो रही हो, जिससे दिक्कत आ रही हो, या जिसका डेरिवेटिव सवाल में दिख रहा हो,
है ना, जिससे दिक्कत आ रही हो भाई, ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या इसका डेरिवेटिव मुझे सवाल में दिख रहा है। किससे दिक्कत आ रही है, क्या लग रहा है आपको? साइन स्क्वायर थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा साइन स्क्वायर? भाई ए की पावर एक्स होता चलो चल जाता काम, है ना। या कुछ और भी दिख रहा हो, जरूरी नहीं मेरी बात माने आप, कुछ और भी दिख रहा हो आपको तो वो प्रोसीड कर सकते हैं आप उससे ना। आपको लगता है मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दूंगा ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है सर पुट वुट करने की ना, तो वो भी कर सकते हैं आप। मतलब सवाल आसान करना है अपने को ना, जैसे अब तक दो सवाल किए हमने, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा के हाँ भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। जो भी थॉट आ रहा हो उसको लिखो जरूर, है ना। उसको लिख के देखो भाई इससे कुछ काम चल रहा है क्या, इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्या, क्योंकि तभी मालूम पड़ेगा वो। तो ये मेरे माइंड में आ रहा है, मैं ऐसा करके देखता हूँ, कुछ इससे आसान हो रहा है क्या, या कुछ आगे सपोर्ट मिल रहा है कि आगे बढ़ पा रहा हूँ क्या मैंने। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये है कि अगर कभी तकलीफ हो रही हो, सवाल में कुछ कर नहीं पा रहे हो अपन, तो ये एक तरीका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये लगा के जरूर देखें सवाल के अंदर, आसान आसान कर लें। जब भी लग रहा हो कोई थॉट नहीं आ रहा मेरे माइंड में, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करके देख सकते हैं एक बार, है ना। अब इसमें क्या है, साइन स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं हम। क्यों पुट करें? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर? साइन टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर इज साइन टू एक्स, क्योंकि टू साइन एक्स कोस, अब टू से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां से कॉस एक्स बाहर निकाल लो, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी टी में चला जाएगा ना, और सवाल दिखने में बड़ा आसान हो जाएगा। तो पुट कर दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी, पुट कर रहा हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी, उससे ये ए की पावर टी भी अच्छा हो जाएगा ना, और ये कितना आ जाएगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहां से मैं कॉस एक्स बाहर निकाल लूंगा, और साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिख दूंगा, डी टी लिख दूंगा ना। तो उससे बन जाएगा आई इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा ई रेस टू पावर टी, ये तो ई रेस टू पावर टी हो जाएगा। अब हम देखते हैं साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिखा, वन बाई टू लिख दिया, वन बाई टू चला गया ना, तो साइन एक्स गया कॉस एक्स आ गया, यहाँ कितना बचा, वन प्लस कॉस स्क्वायर बचा। लेकिन अब मुझे पूरा सवाल टी में लाना है, तो कॉस स्क्वायर, मैं साइन स्क्वायर जानता हूं, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिखूं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, टी हो गया ना। हुआ क्लियर? और वो क्या आ गया, डी डी टी आ गया, डी टी आ गया। अब थोड़ा आसान हो गया ये, अब दिखने में बड़ा आसान हो गया, ये पुट करने का एडवांटेज मिला अपने को ना। तो ये वन बाई टू की जगह वन बाई टू है, ये साइन ऑफ इंटीग्रल आ गया ई रेस टू पावर टी, और ये कितना आ गया, टू माइनस टी आ गया ना। तो इसमें अलग अलग कर लो, इसको भी अलग अलग कर लो, है ना। तो इसमें ऐसे लिख दिया मैंने, टू इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ ई रेस टू पावर टी डी टी माइनस, और टी इंटू ई रेस टू पावर टी। अब टी इंटू ई रेस टू पावर टी बोलो या एक्स इंटू ई की पावर एक्स बोलो, एक ही बात है ना। तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, और यहाँ क्या लगा देंगे, बाय पार्ट्स, और यहाँ तो हम सोच पा रहे हैं भाई टी को मान लो डिफरेंशियबल, और उसको मान लो इंटीग्रेबल, तो कई बार पहले पुट करना पड़ सकता है अपने को, ये डिफरेंशियबल मान लेंगे और इसको मान लेंगे इंटीग्रेबल, और लास्ट में टी की जगह रख देंगे हम साइन स्क्वायर एक्स। और अब इंटीग्रेट हो सकता है, तो वन बाई टू की जगह वन बाई टू, ये आ जाएगा टू इंटू ई रेस टू पावर टी माइनस, अब ये थोड़ा ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा ना, ये ऐसा करो इसको अलग लिख लो, वरना ब्रैकेट बहुत सारे हो जाएंगे ना। तो ये अलग लिख लो उसको, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू पावर टी डी टी, फिर ये माइनस हाफ अलग हो जाएगा, और ये साइन इंटीग्रल टी इंटू ई रेस टू पावर टी डी टी कर लेंगे मेरे हिसाब से ना। तो ये आया था, दिस इज ई रेस टू पावर टी, ये आएगा माइनस वन बाई टू, ये आएगा टी इंटू ई रेस टू पावर टी माइनस ई रेस टू पावर टी प्लस सी, ये ऐसा आ जाएगा।
तो बाई पार्ट्स लगा देंगे ना, टी विल रिमेन एज सच, ई की पावर टी का ई की पावर टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी वन, ई की पावर टी डी टी, और ई की पावर टी का इंटीग्रल वापस क्या आ जाएगा, ई की पावर टी आ जाएगा। ये है ना, मतलब टी की जगह रख दो आप, ई की पावर टी को तो बाहर निकाल लो चाहो तो, ये बाहर निकाल लिया सब जगह है वो, तो ये बचा वन माइनस का टी बाई टू, और प्लस कितना बचा वन बाई टू, और प्लस सी, ये ऐसा आ गया ना। ना पुट कर दो टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो टी की जगह साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे अपन। तो ऐसे कभी पहले पुट करके भी हमें निकालना पड़ सकता है, वो पुट करने के बाद भी हम थोड़ा कैलकुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं ना। तो ये एक सवाल लिखो, ये घर से करके लाना है अपने को, इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये अटेम्प्ट करके लाना है मुझे ना। और एक ये करके लाना है इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2017 अपॉन cos एक्स होल पावर 2017। ये cos एक्स की पावर है ना ये, वो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2017 लिखा है, और नीचे लिखा है cos एक्स होल पावर 2017। दो सवाल अटेम्प्ट करके लाने हैं अपने को, ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट सन पे कंटिन्यू करेंगे, मेरी क्लास है क्योंकि इसके बाद अभी है ना। तो होमवर्क लिख लो आप जो करके लाना है ना, थोड़ा बहुत तो मैंने दे रखा है आपको ना, थोड़ा बहुत मैं और दूंगा आपको ना। मैट्रिक्स का होमवर्क तो वही है एडिटिव जो मैंने दे रखा है आपको ना, तो इनडेफिनेट में लिखो आप है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट वन। तो 2 मिनट चुप हो रहना है आपको ना, होमवर्क लिखने के बाद फिर आराम से बातें बातें कर लेना है ना। B1 में कुछ दे रखा है क्या मैंने आपको, पार्ट वन के B1 में, B1 दे रखा है ना, पूरा दे रखा है, कुछ एक आध पार्ट छोड़ रखा है बस। हाँ, बाकी सब दे रखे हैं ना। तो इसके बाद हम B3 दे रखा है ना, B3 भी दे रखा है। C1 में हमें फर्स्ट पार्ट करना है, C1 में ये करने हैं हमें, D1 के अंदर, D1 में फर्स्ट, D1 में जो नहीं करना है वो बोल देता हूँ मैं आपको ना। एक तो ये फोर्थ वाला मत करना है ना, इसमें तो ये करना है ना, ये करके लाना है, और इसमें ये नहीं करना है ना, फोर्थ वाला नहीं करना, फिफ्थ वाला भी नहीं करना, सेवन ये भी नहीं करना है ना, एट ये भी नहीं करना, इसके अलावा करके लाने। पार्ट टू में आ गए हम।
ये करके लाना है ना, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पर जो मैंने रखा है पहले से आपको वो, और ये डिस्कस करेंगे फिर हम।